नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पहले जो है प्राचीन इतिहास के जो है हर्यक वंश के बारे में डिस्कशन किए थे। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में डिस्कशन किए थे। फिर उसके बाद जो है हमने नंद वंश के बारे में डिस्कशन हमने किया था। और इस तीनों वंश को एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताया था कि हसीना से आप इसे याद रखिएगा। फिर जब भारतवर्ष में नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद का जब साम्राज्य चल रहा था, घनानंद, उस वक्त जो है इस भारतवर्ष में कुछ विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उसमें से जो प्रमुख विदेशी आक्रमण थे, सबसे पहला जो प्रमुख हो जाता है, जो सबसे पहले विदेशी जो आक्रमण करेंगे इस भारत की धरती पर। उसके बाद जो सबसे फेमस जो विदेशी आक्रमण हुए, जो यूनान का राजा था सिकंदर, जिसे जो विश्व विजेता कहा जाता है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम ये भी आपको जो है सिकंदर के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि जो है सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब भारतवर्ष में नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद शासन कर रहे थे मगध पर, तब जो है घनानंद, उनका नाम था क्या था, घनानंद, ये शासन कर रहे थे। उस वक्त कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, उसमें से प्रमुख है हकमनी वंश। और ये हकमनी वंश कहाँ है दोस्तों, ये जो है फारस में। फारस कहाँ है बोलिएगा, ये कुछ नया नाम लग रहा है फारस। तो वर्तमान में ईरान वाले क्षेत्र में, ईरान तो आप देखे होंगे मैप में, तो ये देखिए, तो इस ईरान वाले क्षेत्र के में जो है हकमनी वंश शासन करते थे। और ये हकमनी वंश के संस्थापक थे साइरस टू। तो इस बात को याद रखिएगा कि हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो थे साइरस टू। लेकिन ये जो है आक्रमण नहीं किए थे, ये तो संस्थापक थे, इसलिए जानना जरूरी है कि इस हकमनी वंश का संस्थापक कौन है। हमारे भारतवर्ष में जब हम भारतवर्ष कहते हैं तो ये वर्तमान भारत नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सारे का बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो इस भारतवर्ष में पहला जो विदेशी आक्रमण होता है, इस हकमनी वंश के ही एक शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है डेरियस प्रथम। डेरियस वन है दोस्तों, यानी डेरियस प्रथम, ये आक्रमण करते हैं। और ये जो है कंधार को, कंबोज को अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी कंधार और कंबोज वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में, यानी वहाँ के शासक को हरा देते हैं। कंधार वर्तमान में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो है बॉर्डर वाले क्षेत्र वाले हैं, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और कंबोज उसी के आसपास है कंबोज। तो इन दोनों क्षेत्र को जो है जीत लेता है ये डेरियस प्रथम। तो ये था दोस्तों पहला, लिख लीजिए, ये डेरियस प्रथम जो पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था, आक्रमण करने वाला, तो ये था डेरियस प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम बताते हैं जो सबसे फेमस जो हमारे धरती पर जो आक्रमण हुआ था सिकंदर के द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से जो है सिकंदर दुनिया को रंधते हुए वो यूनान से चला था, और यूनान से चलते हुए टर्की, मिस्र, ईरान, इराक, इन सारे साम्राज्य को जीतते हुए जो है भारत पर जो है कदम रखने वाला था। और वहाँ से जो हमारे वर्तमान में भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में जो छोटे छोटे राजा थे, उन सबको जो है हरा रहा था। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत पर दूसरे विदेशी आक्रमण के बारे में। हमने इससे पहले बताया था कि पहला विदेशी आक्रमण जो है कौन किए थे, अब दूसरे विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये जो विदेशी आक्रमण हो रही थी, उस वक्त जो है हमारे मगध पर शासन कर रहे थे जो नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। उस घनानंद के जब शासन कर रहे थे मगध पर, उसी वक्त जो है मकदूनिया नहीं समझ गए होंगे, यानी पहले का नाम था मकदूनिया, वर्तमान में यूनान भी अगर नहीं समझ गए होंगे तो ग्रीक को याद रखिएगा, ग्रीस बोला जाता था। जो अभी अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जहाँ पर भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से उत्तर पूर्व की ओर जो है यूनान है, वहाँ से आक्रमणकारी आए थे। इससे पहले ईरान से आए थे, उसके बाद अब यूनान का आक्रमणकारी आते हैं। और यूनान के आक्रमणकारी में कौन आते हैं, तो सिकंदर आते हैं। सिकंदर किसका पुत्र है, यानी सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। आपने जो फिलिप का बहुत सारे चीज़ यूज़ किया होगा, बस उसमें एस को हटा देना है। फिलिप्स होता है, फिलिप्स का बल्ब, फिलिप्स का बहुत सारे चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपने यूज़ किया होगा, उसमें एस बस हटा देना है। तो सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। और तो सिकंदर जो है, इनका जन्म हुआ था
356 ईसा पूर्व में कहाँ जन्म हुआ था? तो मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक, इसे जो सिकंदर हम लोग कहते हैं, भारत वाले लोग जो सिकंदर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका नाम था अलेक्जेंडर, और चूंकि इनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में, इस कारण जो है इनका पूरा नाम हो जाता है अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। आपको ये क्या कि ये कैसा नाम है? तो बहुत सारे इंडिया में भी आप लोग देखे होंगे अपना नाम के साथ जो है जहाँ पर उनका जन्म स्थल वो लिखते हैं। खास करके अभी फेमस है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के अध्यक्ष यानी CEO जो है आधार पूनावाला। दूसरा नाम आपने जो फिल्म जगत से सुने होंगे साजिद नाडियाडवाला, नाडियाड जगह है गुजरात में। ठीक, तो इस तरह से सिकंदर का मूल नाम रहता है अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, क्योंकि वो उनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। अब सिकंदर के गुरु कौन थे? तो कहा जाता है कि सिकंदर के राजनीतिक गुरु थे अरस्तु। और यहाँ पर ये सारी क्या चीज लिखी हुई है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। यही सुकरात जिन्हें जो है जहर का प्याला देकर मारा गया था, वही सुकरात। और सुकरात के बारे में आप जो है NCERT बुक में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, नहीं भी पढ़े तो हम आगे आपको कभी बताएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम सिकंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। पहले बेसिक डिटेल बता रहे हैं, फिर जो है हम बताएंगे कि ये सिकंदर सबसे पहले जब भारत जो वर्तमान भारत है, जो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम भारतवर्ष कहते हैं पहले, तो भारतवर्ष पर जब आक्रमण करा था उस वक्त जो है कंधार यानी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र उत्तर की ओर, पाकिस्तान से उत्तर की ओर याद रखिएगा, उस वाले क्षेत्र पर कंधार का एक राजा था आम्बिक जो है सिकंदर की विशाल सेना को देखकर, या कह सकते हैं कि सिकंदर पूरे दुनिया को रोनते हुए यूनान से जो है वो टर्की के राजा, वो फारस के राजा यानी ईरान के राजा, इराक के राजा, मिस्र के राजा को रोंदते हुए जब भारत आ रहा था, उस वक्त जो है कंधार का जो राजा था आम्बिक, ये जो है पहले हाथ जोड़ लेता है, यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है कि इतनी बड़ी सेना के साथ हम कैसे युद्ध करेंगे। और इसकी अधीनता स्वीकार करने का दूसरा भी रीजन है दोस्तों, भारतवर्ष में जब हमारे विशाल भारतवर्ष में जब मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद, उस वक्त जो है हमारा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। ठीक, तो छोटे राजा जो है उतनी बड़ी सेना को सामना नहीं कर सकते थे, इस कारण जो है कंधार का राजा अम्बिक जो है सिकंदर की अधीनता जो है स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसी के बाद, उसको हराने के बाद जो है सबसे भयानक जो युद्ध होता है वो वर्तमान में पंजाब, जब हम पंजाब कह रहे हैं तो ये भारत वाला पंजाब नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान वाला विशाल क्षेत्र पंजाब, पहले पुरु कहा जाता था। यहाँ के राजा थे पोरस। ये पोरस जो है उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, बल्कि लड़ाई करता है, और ये एक भयानक लड़ाई होता है राजा पोरस और जो है सिकंदर के बीच। और इस लड़ाई में पंजाब के राजा पोरस जो है हालांकि इस लड़ाई में हार जाता है, लेकिन पूरी वीरता के साथ लड़ता है, बहादुरी के साथ लड़ते हुए जो हार जाता है। और इस युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पिस का युद्ध, या फिर झेलम नदी का युद्ध, या फिर जो है वितस्तता का युद्ध। चूँकि दोस्तों ये यूनान वाले जो है इस झेलम नदी को, याद रखिएगा, इस झेलम नदी को हाइडेस्पिस नदी कहते थे या फिर वितस्तता कहते थे। इस कारण जो है ये जो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुई थी, यानी याद रखिएगा, पूछेगा सिकंदर की सेना और पंजाब के राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुई थी, तो वो झेलम नदी के तट पर हुई थी। और इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये जो युद्ध होता है, तो याद रखिएगा ये पंजाब वाले क्षेत्र, ये या फिर कंधार का जब राजा अम्बिक जब सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसी वक्त इस कंधार का राजधानी कहाँ रहता है? तक्षशिला। तो इसी तक्षशिला में प्रोफेसर रहता है कौन? चाणक्य, यानी जिसे कौटिल्य कहा जाता है। और सिकंदर की विशाल सेना को देखकर जो है ये कौटिल्य इस भारतवर्ष को बचाने के लिए आता है मगध, और मगध के शासक घनानंद से रिक्वेस्ट करता है कि एक विदेशी आक्रमण जो है विशाल सेना लेकर हमारे भारतवर्ष की ओर आ रहा है, इसीलिए आप सतर्क हो जाइए। लेकिन दोस्तों घनानंद जो है अहंकार से चूर था, वो कह रहा था कि हम जैसे इतने विशाल जो है साम्राज्य को कौन हरा सकता है। इस कारण दोस्तों कहा जाता है कि चाणक्य कौटिल्य जो बताने के लिए गया था उनको वहां से अपमान करके निकाल दिया जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं दोस्तों कि चाणक्य को जो है
ये जो घनानंद था वो धक्का मार के निकाल देता है, यानी उनके जो सैनिक रहते हैं वो धक्का मार के हटा देते हैं। क्योंकि दोस्तों घनानंद के बारे में अगर आप जानेंगे तो घनानंद एक अहंकार से चूर शासक था, और ये जो है हमेशा शराब और फिर जुआ और नर्तकी इन सब में व्यस्त रहता था। ठीक, इससे आप देखेंगे कि इन जो है नंद वंश के पतन का प्रमुख कारण आप देखेंगे कि घनानंद खुद था, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों में अवगुणों में लिप्त था। तो इसको देखते हुए और जब अपमानित करके जो है मगध से चाणक्य को निकाल दिया जाता है, तब चाणक्य ठानता है कि इस भारतवर्ष को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तब जो है वापस चाणक्य आता है कहाँ, तक्षशिला, और तक्षशिला में अपने शिष्यों में से देखता है कि सबसे कुशल बुद्धि वाला, सबसे बलवान, सबसे बलशाली अगर है तो एक है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसे तैयार करता है और उसे तैयार करके बताता है कि ये जो विशाल सेना लेकर सिकंदर आ रही है, हम तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी उतनी बड़ी सैनिक है नहीं, तो कुछ न कुछ करके, कुछ कूटनीतिक चाल करके जो हमें इस विदेशी आक्रमण को रोकना होगा। तो इसे जो है दोस्तों एक जो है सिकंदर की सेनाओं के बीच, चाणक्य जो है कूटनीति में बहुत माहिर था। ठीक है, तो इस सिकंदर के सेनाओं के बीच वो जो है एक अफवाह फैला देता है कि कोई भी विदेशी ब्यास नदी को अगर पार करता है ना तो वो मर जाता है। लेकिन दोस्तों मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि सिकंदर भी तो है बहादुर था, उतना बड़ा बहादुर, उतना बड़ा विशाल साम्राज्य को जीतते हुए आ रहा था, मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन दोस्तों अब जो है चाणक्य और जो है चंद्रगुप्त और उसके बहुत सारे शिष्य मिलकर एक चाल खेलते हैं और उन सैनिकों के बीच अफवाह फैला देते हैं कि इस ब्यास नदी को अगर कोई पार किया तो वो मार जाएगा। लेकिन सिकंदर और उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति, थल सेना का अध्यक्ष था सेल्यूकस निकेटर, ये मानने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर याद रखिएगा चाणक्य यानी कौटिल्य जो है ना बहुत सारे कूटनीति में माहिर था। तो उसने जो है जब सिकंदर मानने को तैयार नहीं था, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भी मानने को तैयार नहीं था, तो लेकिन सिकंदर को थोड़ा सा भनक लग गया कि इतने सारे जब हमारे योद्धा भी इस तरह से कर रहे हैं तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो कुछ जो है लोगों को भेजा गया ब्यास नदी पार करके। तो आपको पता होगा कि कूटनीति हो और दूसरे बहुत सारे विद्याओं में जो है चाणक्य यानी कौटिल्य माहिर था। जब जो भी व्यक्ति ब्यास नदी पार करने के लिए जिनको भेजा गया था उन लोगों को जो है ऐसा जहर दिया था चाणक्य ने कि कुछ दिन बाद लोग जो है मर गए। ठीक, कुछ दिन बाद इस तरह का जहर दिया था। तो जब कुछ लोगों को भेजा गया ब्यास नदी को उस पार और वो लोग जब वापस आए देखा गया कि एक दिन बाद उन लोग जो है मर गए। तो इससे जो है जो सिकंदर का सेना था या जो सिकंदर की उस विशाल सेना थी जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से थक चुकी थी, उन लोगों में और थोड़ा उन लोगों का जो प्रगाढ़ हो गया ये चीज़, ये अफवाह और ज़्यादा कह सकते हैं कि सटीक बढ़ गया कि सही में ब्यास नदी को पार करने वाला जो है मर जाता है या फिर वापस नहीं आता है, या फिर कह सकते हैं सॉरी ब्यास नदी को पार करने वाला जो है मर जाता है। इस तरह के अफवाह यानी इस तरह से भनक और इस तरह का खबर पूरे जो है सेनाओं में फैल गई। लेकिन दोस्तों इतना ही काफ़ी नहीं था कि सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर को लौटने का प्रमुख कारण था सबसे पहले तो सिकंदर जो है एक विशाल सेना को लेकर टर्की, मिस्र, ईरान, इराक होते हुए जब युद्ध करके आ रही थी तो उसकी भी सेना जो है कुछ जो है घट रही थी, कुछ जो है हो रहे थे उस युद्ध में मर रहे थे, कुछ जो है वो उसकी रसद का प्रमुख कारण था, रसद भी काट रहे थे। हालांकि जो सिकंदर जिस एरिया से जाते थे युद्ध करने के बाद वहाँ से लूटपाट करके तहस-नहस कर देते थे, फिर भी जो है उनकी सेना थक चुकी थी। और थकने के बाद दोस्तों अब सिकंदर को भी लगने लगा था कि अब वापस जाना चाहिए, जब इतना कुछ है कि व्यास नदी को पार करने वाला मर जाता है तो सिकंदर फिर वापस लौटने का प्लान बनाता है। लेकिन दोस्तों उनका जो सेनापति रहता है ना सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा एक कैरेक्टर को, सेल्यूकस निकेटर, ये मानने को तैयार ही नहीं था। ये सेल्यूकस निकेटर बाद में जब सिकंदर कह देता है कि नहीं अब हम लोगों को वापस जाना है, तब जो है सेल्यूकस निकेटर भी मान जाता है और ये जो है वापस जाने लगते हैं। और एक पॉइंट छूट गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो लड़ाई हुई थी पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर की सेनाओं के बीच, जिस युद्ध को बितस्तता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर झेलम नदी का युद्ध कहते हैं, ये जो युद्ध हुई थी दोस्तों ये 326 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुई थी। और उसके बाद जो है जब सिकंदर अपनी सेनाओं को लेकर वापस जा रहा था तब जो है
अभी वर्तमान में इराक, याद रखिएगा, वर्तमान में इराक में है बेबीलोन। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि डायरिया यानी पेचिस, डायरिया से जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसके घोड़े का नाम था, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा गया है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बू-केफला, या फिर जो है इसे किसी बुक में बाऊ-केफला ये भी लिखा रहता है। तो ये किनका नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम था। तो इस सिकंदर के घोड़े की मृत्यु भी जो है बेबीलोन में हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। तो बेबीलोन यानी वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो इराक में है बेबीलोन। तो सिकंदर का मकबरा कहाँ है ये भी पूछा जाए तो याद कीजिएगा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इराक में हुई थी। इस कारण जो है इनका जो मकबरा है वो बेबीलोन में ही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सिकंदर की सेना वापस जा चुकी थी और सिकंदर की मृत्यु भी हो गई थी। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से फिर पूछे जाते हैं कि जो है बू-केफला नामक जो है शहर कहाँ स्थापित किया गया था उस वक्त? तो इसी झेलम नदी के तट पर जो है बू-केफला का नगर बसाया गया था। सिकंदर का मकबरा कहाँ था? तो सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों सिकंदर के बारे में, इनकी पत्नी का नाम था, वाइफ का नाम था रेक्सोना नाम था। तो ऐसे भी नोट करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ था दोस्तों सिकंदर के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि सिकंदर की मृत्यु भी हो चुकी है, सिकंदर की सेना को वापस भेज चुका है चाणक्य अपनी कूटनीति के माध्यम से। तो चाणक्य का अगला लक्ष्य रहता है जो मगध पर शासन कर रहा है घनानंद, उसका जो घमंड है उसको चकनाचूर करना। अब सिकंदर की सेनाओं को वापस लौटने के बाद दोस्तों चाणक्य जो है अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को बताता है उस मगध के घटना के बारे में कि सिकंदर जब आक्रमण करने वाला रहता है इस भारतवर्ष पर, तब हमने जो है मगध के शासक घनानंद को बताने के लिए गया था, ये सूचना देने के लिए गया था। तब जो है घनानंद जो अहंकार से चूर था उसने मुझे अपमान करके जो है मुझे मगध से निकाल दिया था। तो अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य गुस्सा जाता है, अब सोचता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर जो है मगध पर आक्रमण करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरियां हैं कि सबसे पहले जो अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के डायरेक्ट जब मगध पर जो हमला कर देते हैं, तब जो है घनानंद की सेना जो इन्हें भगा देती है और ये जंगल में जाकर छिप जाते हैं। और वहाँ पर एक कुटिया में, छोटी सी कुटिया में इन लोगों को एक दिखता है, ये छोटा सा कुटिया, वहाँ जाती है तो एक महिला इन लोगों को खाना खाने के लिए देती है क्योंकि भूखे प्यासे रहते हैं। तो फिर वो ये जो है इतना भूखे प्यासे रहते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कि तुरंत वो गरम खाना को बीच से उठाने लगते हैं। तब जो वो महिला कहती है कि आप जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं क्या, जो मगध पर सीधे बीच में हमला कर रहे हैं? खाना को जो है गर्म खाना को साइड से खाइए, इस तरह का, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बीच में हाथ दे रहे हैं। तो इससे जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को एक जो है बुद्धि, उन लोग का दिमाग खुल जाता है कि नहीं, मगध को हमें अगर जीतना है तो इतने विशाल अगर साम्राज्य को जीतना है तो हमें उसके साइड एरिया को जीतना होगा। उसके बाद मगध की क्या खामियां हैं, मगध की क्या कमियां हैं, इसको पहले जानना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर जो है मगध के सम्राट घनानंद को हराते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये देख सकते हैं सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकाटर 18 साल बाद यानी 305 ईसा पूर्व में वापस फिर से हमला करने के लिए आता है और फिर हार जाता है। हारता ही तो है, अपने बेटी का भी ब्याह करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की बेटी से ब्याह करता है। सारी चीजें आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।